नमस्कार। नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, रशियन रेवोल्यूशन को और अच्छे से जानने के लिए हमने कुछ उसकी बैकग्राउंड शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन के होने के कारणों के बारे में चर्चा की। फिर हमने बात की कि द एज ऑफ सोशल चेंज, कि कौन कौन से सोशल चेंज हो रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे। और थर्ड हमने बात की कि उन सोशल चेंज की वजह से, पॉलिटिकल चेंज की वजह से जो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी सामने है, ये तीन बातें हमने की हैं। चौथी बात जिसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करना चाह रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देखिए आप अगर यूरोप के इतिहास पर नजर डालते हैं, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखते हैं, तो इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंग्लैंड जो यूरोप का एक हिस्सा है, 1850 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और 19th सेंचुरी के एंड से लेकर के 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक इंग्लैंड से फैलता हुआ वो विश्व के दूसरे देशों में पहुंच गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है जब बहुत ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री सेटअप हो जाएं, एक देश में जो उसकी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इंडस्ट्री पर डिपेंड हो जाए, हर चीज की इंडस्ट्री हो जाए। पहले मैन मेड चीजें हुआ करती थी, अब हर एक चीज के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप होना यूरोप के अंदर शुरू हो गई धीरे धीरे। उसकी वजह से जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या सोशल चेंज आए पूरे यूरोप के अंदर, उसके बारे में इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो रहा था, डेमोक्रेसी में कन्वर्जन हो रहा था, डिक्टेटरशिप भी हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो रहा था। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल सिस्टम में, व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आ रहे थे। उन बदलावों की वजह से समाज में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। वो कौन से चेंजेस थे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक चेंजेस पर नजर डालेंगे। नई नई सिटीज बन रही थी, नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था। उन नए शहरों के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था इंडस्ट्रीज का सेटअप होना। देखिए यहां पर हमें यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और अर्बनाइजेशन क्या होता है, और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपस में क्या संबंध है। जब एक स्थान पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो जाएं, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। जब उन इंडस्ट्रीज की वजह से आसपास मार्केट बनना शुरू हो जाए, लोगों को एकोमोडेट करना शुरू कर दे, वहां रहने लग जाएं, एक सोसाइटी डेवलप हो जाए, तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब लोग वहां पर रहना शुरू करेंगे तो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, मार्केट को देखा जाएगा, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल खोले जाएंगे, रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, और ये सभी खासियत अर्बनाइजेशन की हैं, शहरीकरण की हैं। तो इंडस्ट्री की वजह से अर्बनाइजेशन होता है। और जब, या दूसरी तरफ से अगर हम ये कहें कि अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कैसे? कोई पर्टिकुलर प्लेस, अर्बन एरिया है, वहां पर सभी चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड है, वेल सेटल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहां बढ़िया रोड का नेटवर्क है, पानी की, बिजली की, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। इन सभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड व्यवस्थाओं की के फायदे को लेने के लिए जब उसके आसपास के इलाके में इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो अर्बनाइजेशन की वजह से होता है। अर्बन एरियाज की फैसिलिटीज का फायदा लेने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो हमने देखा इकोनॉमिक चेंज, नई नई सिटीज डेवलप होना शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह
एक और कारण भी था कि उसी समय में यूरोप में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, रेलवे नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। उससे क्या लाभ हो रहा था? एक तो जो सिटी डेवलप हो रही थी, वहां पर जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उसके बाद जब इंडस्ट्री में सारा माल तैयार हो जाता था तो उस माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके अलावा भी कि यूरोप के शहरों का यूरोप के गांव के साथ जो संबंध स्थापित किया गया, उसमें रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि गांव से लोग रेलवे नेटवर्क को लेकर के शहरों की तरफ प्रस्थान करना शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि गांव का और शहर का जो रिलेशन था वो सुदृढ़ हो गया, इजी हो गया, लोग एक स्थान से दूसरे जगह पर आराम से जाने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति आ रही थी, मैन मेड जो चीजें थी उनका स्थान जो मशीन मेड थिंग्स थी वो ले रही थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। देखिए क्या हो रहा था, नई नई सिटीज, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैन मेड टू मशीन मेड, इकोनॉमिक चेंजेस। अब इन इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से सोशल चेंजेस क्या आ रहे थे? देखिए पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने की वजह से ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी फैक्ट्रियों में आना शुरू हो गए। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था, क्योंकि इससे पहले केवल और केवल पुरुष, मेल मेंबर ऑफ फैमिली काम करने के लिए जाते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो फीमेल ने भी फैक्ट्रीज में, यहां तक कि बच्चों ने भी फैक्ट्रीज में जाना शुरू किया। चाइल्ड लेबर की कहानी यहां से शुरू हुई। उसके अलावा माइग्रेशन, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। इन सब चीजों ने पुल फैक्टर का काम किया। दो फैक्टर होते हैं, एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। गांव से पुश फैक्टर लगा, क्यों लगा? क्योंकि एग्रीकल्चर जो था क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उतना फायदे का सौदा नहीं रही, तो एम्प्लॉयमेंट की सर्च के लिए उन लोगों ने माइग्रेट होना शुरू किया शहरों की तरफ, जहां पर पुल फैक्टर था, एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो माइग्रेशन के लिए पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ने काम करना शुरू किया। एक बदलाव आया, जो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होना शुरू हो गई। लोगों ने शहरों की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, बहुत भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज होने से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने से लोगों के रहन सहन में बदलाव तो आया, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हुए। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से? देखिए सबसे पहले तो जो फैक्ट्रीज के ऑनर थे उन लोगों ने लेबर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो वन थिंग, लेबर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्टेड। किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ? मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाने लगा, 12-12, 15-15 घंटे तक काम लिया जाता, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का कोई लेबर लॉ नहीं बना था, कानून नहीं बना था। तो मजदूरों से ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम लिया जाता था, जिसकी वजह से मजदूरों को हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद है, इतना काम लेने के बाद भी मजदूरों को उनका पारितोषिक, उनका मेहनताना बहुत कम पैसे दिए जाते थे, जो उनके किए गए काम की तुलना में बहुत कम होते थे। यह एक एक्सप्लॉइटेशन का दूसरा तरीका था। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके सामने आई, क्योंकि इंडस्ट्रीज सारी अर्बन एरियाज के पास बनी थी, डेवलप हुई थी, तो लोगों ने जब वहां माइग्रेट होना शुरू किया, वहां पर लोग जाकर के बसने लगे, तो उन सिटीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, वहां पर एकोमोडेशन की दिक्कत आई, एक एक छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग रहने लगे, सैनिटेशन की, गंदगी की, डिजीज की, ये सारी प्रॉब्लम निकल करके सामने आई। एकोमोडेशन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे, एपिडेमिक्स भी फैली। अनएम्प्लॉयमेंट, जब लो डिमांड होती थी
इंडस्ट्रियल वर्क की उस समय, और जो माइग्रेशन था वो ज्यादा था शहरों की तरफ, तो जो अवेलेबिलिटी थी लेबर की वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता था। इंडस्ट्रीज के जो ऑनर थे वो अपने रिसोर्सेज की वजह से, अपने पैसे के इस्तेमाल की वजह से अमीर अमीर और अमीर होते जा रहे थे, और जो लेबर थे या जो और दूसरे लोग थे वो गरीब 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 और गरीब होते जा रहे थे। यानी कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा था वो बढ़ता ही जा रहा था। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फर्दर लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑनर इकोनॉमिकली काफी साउंड हो गए, और जो इकोनॉमिकली साउंड होता है उसका सोसाइटी पर, उसका पॉलिटिक्स में काफी भारी पकड़ होती है, तो और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इस प्रॉब्लम्स के लिए जो वहां पर हो रही थी अर्बन एरियाज में, यूरोप के सिटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वहां पर लिबरल्स और रेडिकल्स ने कुछ व्यूज दिए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंज चाहते थे और उन्होंने अपने एफर्ट किए और इंडस्ट्रीज के मालिक भी बने। चेंज चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिटिल बिट अगेंस्ट भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी काम करके, मेहनत करके, लेबर करके पैसा कमाया, अपनी इंडस्ट्री सेटअप की। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि जिस तरह से हम काम करके आगे बढ़े हैं, हमने पैसा कमाया है, हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुए, तो हमारे काम को एक्नॉलेज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, लोगों को हमारे बारे में बताया जाए। और वो बताएगा कौन? जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, कि इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वो इस को स्प्रेड करे आइडिया को कि हमने मेहनत की है, जिसकी वजह से, ये मैंने यहां पर लिखा है कि दे एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज, they were saying that their work must be acknowledged and appreciated. This is one of the solution of the problem. फिर उन्होंने बताया कि जो पब्लिक है उनकी हेल्थ पर इन्वेस्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ताकि वो काम करने के लायक हों, पैसा कमा सकें, अपने इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को ठीक कर सकें। उन्होंने बताया, ये बात हम लिबरल और रेडिकल की फिलॉसफी में भी कर चुके हैं, कि जो बाई बर्थ प्रिविलेज है सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स को, वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और उन्होंने एक और बात बताई कि जिसके पास साधन हैं और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को काम करना चाहिए, अमीर लोगों को मेंटेन करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, इसी से कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। पुअर विल वर्क, रिच विल ऑपरेट, मेंटेन द सिस्टम, डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। दीज वर द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल्स। दे वर सेइंग मोनार्की शुड नॉट बी देयर। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि फ्रांस में 1804 से लेकर के 1815 तक डिक्टेटरशिप थी नेपोलियन बोनापार्ट की। जब नेपोलियन को हराया गया था, उसके बाद जो यूरोप में मूवमेंट हुई, वहां पर कंजर्वेटिव्स ने दोबारा से मोनार्की को पावर दे दी थी और खुद पावर अपनी ले ली थी, क्योंकि कंजर्वेटिव चाहते थे कि जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कदर की जानी चाहिए, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे मोनार्की एंड चर्च, तो कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर थी। यहां पर लिबरल्स और रेडिकल्स कह रहे थे कि इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, सोशल चेंज की वजह से आ रही हैं, तो मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करना ही पड़ेगा। ये लिबरल्स की राय थी। फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल राइट, देखिए एक और पार्ट, जैसे रेडिकल और कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे, इनके अलावा एक और ग्रुप था नेशनलिस्ट का, वो एक कंट्री को नेशन स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। उनका कहना था कि डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए वोट डालने का। उनका कहना था कि प्रत्येक इंडिविजुअल को राइट्स होने चाहिए। इन सभी बातों से लिबरल्स की, रेडिकल्स की, नेशनलिस्ट की, डेमोक्रेट्स की जो यूरोप के लोग थे, मैन और वोमेन, वो इंप्रेस हुए, जागरूक हुए, अवेयर हुए, और उन्होंने रशिया, इटली और जर्मनी में एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ
आवाज को उठाना शुरू किया और धीरे धीरे और भी सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसने एक रास्ता तैयार किया रशियन रेवोल्यूशन का। डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हम एक और रेवोल्यूशनरी का नाम यहां पर लिखा हुआ है जिसको जोसेफ मैजनी कहते हैं। यह इटली का एक रेवोल्यूशनर था। इन्होंने इटली को एकजुट करने के लिए जो छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज तैयार की, जिसमें से यंग इटली और यंग यूरोप हैं। हालांकि इनको एग्जाइल कर दिया गया था, लेकिन इटली के यूनिफिकेशन में जो जोसेफ मैजनी का योगदान है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये इकोनॉमिक चेंजेस थे, ये सोशल चेंजेस थे। इन चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए यहां पर है। यहां पर सवाल बनते हैं, आप सवाल लिख सकते हैं। व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स created due to the industrial development. What were the social change, or combinedly इकट्ठा what were the you can say economic and social change took place due to the industrialization? What were the problem faced by the laborers? अगला सवाल बनता है what were the suggestions given by the liberals and radicals? तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किया है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म की। ये सारा बेस हमने बना दिया है, बैकग्राउंड हमने तैयार कर दी है कि कैसे कैसे यूरोप में चेंजेस आ रहे थे और अंत में एक आइडियोलॉजी सामने आई जिसको सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है और जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं सोशलिज्म को बड़े गहरे से समझने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।